पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की सामान्य जानकारी पढ़ लिया थी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जो कार्य और शक्तियाँ। हमको क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियाँ। हमको पढ़ना है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। देखो क्या कार्य है। देखो राष्ट्रपति की शक्ति को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे कि दो भागों में। नंबर एक, सामान्यकालीन शक्तियां। कौन सी? सामान्य कालीन शक्तियां। दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। नंबर दो, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, इन दो शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सामान्य शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सामान्य शक्ति पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले सामान्य शक्तियों में हम लेते हैं कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्ति। कौन सी? नंबर एक, कार्यपालिका व प्रशासनिक शक्ति। यानी कार्यपालिका एवं प्रशासन में इस राष्ट्रपति की क्या भूमिका है वो देखेंगे। तो आप सबको पता है, अनुच्छेद आपको पढ़ा चुके हैं और अब साथ साथ में अनुच्छेद दोबारा भी पढ़ेंगे ताकि आपको अनुच्छेद भी याद रह जाएं। देखो सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। या तो वो इनका प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ के द्वारा इनका प्रयोग करवा सकता है। यानी कहने का मतलब है संघ की जितनी भी जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। उनका उपयोग या तो वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ द्वारा करवा सकता है। ये बात हो गई सबसे पहली। यानी इसके अंदर सबसे पहले ये सारे के सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, चुनता है। देखो किस किस की। नंबर एक, अनुच्छेद 74 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 74 के तहत ये संघ के मंत्रिमंडल। कौन? संघीय मंत्रिमंडल, जितने भी मंत्री हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है, क्यों करता है? देखो नंबर एक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नंबर दो, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना? क्या करता है? नियुक्ति करता है। तथा प्रधानमंत्री को अपनी शक्तियां जो प्रयोग में लाता है उनको उन शक्तियों को प्रयोग में लाने के लिए सहायता करता है, सलाह देता है, सहायता करता है। यानी प्रधानमंत्री को सलाह देता है अपनी शक्तियों का प्रयोग में लाने के लिए। ठीक है, उसे संघीय मामलों में सूचना पाने का भी अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। नंबर तीन, संघीय मामलों की प्रशासनिक सूचना पाने का अधिकार है। ठीक है, किसको?
राष्ट्रपति को। यहाँ तक बात हो गई। अब देखो महत्वपूर्ण अधिकारी उनकी नियुक्ति कौन किस प्रकार, देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो गई। इसके अलावा नंबर 4 राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नंबर 5 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति तो करता है। ठीक है। इसके अलावा वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नंबर 6 महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ठीक है। इसके अलावा वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। इसके अलावा है वो विदेशों में राजदूत चुनता है। नंबर 8 है विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करता है। ये भाई राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है। किस किस की? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और अनुच्छेद 74 के तहत वो राष्ट्रपति को सलाह या सहायता देता है अपने का प्रशासन चलाने के लिए। ठीक है ना, कि भाई जो प्रधानमंत्री है वो सलाह देता है। क्या करता है? जो संघीय मंत्रिमंडल है, यानी जिसका अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए उसको सलाह देता है। किसको? प्रधानमंत्री को सलाह देता है। तो पूछ ले कि प्रधानमंत्री को सलाह किस अनुच्छेद में देता है राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री को अपना प्रशासन चलाने के लिए सलाह देता है। कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर 2 संघीय मामलों में प्रशासनिक सूचना मांगता है। नंबर 3 राज्यपाल की नियुक्ति, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करता है। ये सारी की सारी नियुक्तियां कौन करता है? ये सारी की सारी नियुक्तियां है वो राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो ये तो हो गई कार्यपालिका शक्तियां। क्या हो गई? कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियां पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम शासन संचालन संबंधी शक्तियां। किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की शासन संचालन संबंधी शक्तियां देखो। यदि कोई विधेयक, यानी संसद में जो साधारण विधेयक होता है उस पर यदि किसी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है।
कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है ना। और इस अधिवेशन की जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इन दोनों सदनों के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष करता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है ना। जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का जो नियम बनाना है ना, एक तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित यानी जो शक्तियों का जो नियम बनाता है वो कौन बनाता है? नियमों का निर्माण, इनकी शक्तियों का जो नियम और निर्माण करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। तो हमने पढ़ी शासन संचालन शक्तियां और हमने पढ़ी कार्यपालन शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे विदेशों में शक्तियां यानी राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्तियां, वैदेशिक शक्तियां। भाई विदेशी शक्तियां वह विदेश की स्थिति यानी राजदूतों और राजनीतियों के प्रतिनिधि उनकी नियुक्ति करता है। ये बात बता दी आपको। एक तो राजदूतों व उनके जो प्रतिनिधि हैं या राजनयिक प्रतिनिधि हैं उनकी नियुक्ति करता है। राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो विदेशी संधियां और समझौते होते हैं वो पूरे के पूरे राष्ट्रपति के नाम से ही चलते हैं। जैसे एक तो विदेशी संधियां, जैसे विदेशी संधियां, विदेशी जो संधियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलते हैं। और जो समझौते होते हैं और समझौते वो राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से ही चलते हैं। एक वो विदेशी राजदूतों का प्रमाण पत्र भी देता है। भाई क्या देता है? विदेशी राजदूतों का प्रमाण पत्र जारी करता है। क्या करता है? विदेशी राजदूतों का प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक है। कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली, शासन संचालन संबंधी शक्ति पढ़ ली, विदेशिक शक्तियां पढ़ ली। अब हमको पढ़ना है सैनिक शक्तियां। क्या? सैनिक शक्तियां। सैनिक शक्तियां, सैनिक शक्तियों में कोई ज्यादा नहीं है। ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति होता है यानी जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इनका वो सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। भाई सैनिक शक्ति में यही है कि एक तो जल सेना है, थल सेना और वायुसेना है। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब हम पढ़ेंगे विधायी शक्ति। कौन सी? विधायी शक्तियां। विधायी
विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों का मतलब है विधि निर्माण में राष्ट्रपति की क्या भूमिका। विधि निर्माण का मतलब है कि मतलब संसद से है। तो पहली बात तो ये कि जो राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति है कौन? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। किसका? संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। आई बात समझ में? एक बात तो ये ठीक है। राष्ट्रपति है वो संसद के अधिवेशन बुलाता है और उन अधिवेशनों की समाप्ति की भी घोषणा करता है। क्या करता है राष्ट्रपति? संसद का अधिवेशन बुलाता है, और उन अधिवेशनों की समाप्ति की भी घोषणा करता है। समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद का अधिवेशन बुलाता है और उन अधिवेशनों की समाप्ति की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा संसद का जो अधिवेशन है उसके प्रारंभ में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ना, तो देखो अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति है वो संसद के जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, किसमें? संयुक्त अधिवेशन में क्या देता है? यानी भाषण देता है। क्या देता है? भाषण देता है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है दोनों सदनों का, उसमें भाषण देता है और संयुक्त अधिवेशन की है वो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा ध्यान रखना, देखो संसद है, ठीक है, इसकी बैठक होती है। क्या होती है? बैठक होती है। तो 12 महीने में 2 बैठक होती है। कितनी? 12 महीने में 2 बैठक, यानी 6 महीने एक और 6 महीने एक। कहने का मतलब है अनुच्छेद 85 ये कहता है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के जो बैठक है उसमें 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमारी विधायी शक्तियां तो चल रही हैं, कौन सी? विधायी शक्तियां, यही तो चल रही है। हमने 6 माह वाला पढ़ लिया था। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस लिए? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि में यदि राज्य से संबंधित यानी विधान परिषद से संबंधित होता तो इसमें एक विषय और जुड़ जाता, लेकिन वो आगे बात चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति अग्रणी यानी विशेष स्थान या विशेष सेवा स्थान रखता हो तो उन सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्य? 12 सदस्य। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य, कितने सदस्य? 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय
को भी मनोनीत करता है। यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, आंग्ल भारतीयों का यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसमें? लोकसभा में। किसमें? तो 12 सदस्य तो राज्यसभा में और 2 सदस्य किसमें? लोकसभा में। तो टोटल संसद में कितने सदस्य चुनता है? 14 सदस्य। कितने? 12 तो राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। तो संसद में कितने सदस्य चुने? 14 सदस्य चुने। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो विधेयक से संबंधित यानी निषेधाधिकार, जिसे वीटो पावर बोलते हैं। विधेयक से संबंधित यानी निषेधाधिकार। निषेधाधिकार जो वीटो की शक्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार होता है। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। एक तो बात याद रखना कि जो भी विधेयक है संसद में पारित हो गया, यदि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो वो मान्य नहीं होता। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति कुछ सुझावों के साथ में संसद में पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है। जो साधारण विधेयक होता है ना, उसको संसद में पुनः विचार के, भाई विचार करो इसमें कुछ त्रुटि है। यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधित के साथ बिना संशोधन में पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होगी। भाई पहली बार क्या हुआ, संसद ने कोई विधेयक पारित किया, ऐसे समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया? विधेयक पारित कर दिया, दोनों सदनों से पारित हो गया। विधेयक क्या गया? किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास चला जाता। ठीक है भाई, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह एक बार के लिए संसद में पुनः उसे भेज सकता कि इसमें कुछ न कुछ त्रुटि है, तो आप इसमें कुछ संशोधन करें। यदि संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है या वैसा का वैसा पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी अनिवार्य है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अनुमति देने की नहीं है, यानी अनुमति नहीं देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रख लें कि इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है, यानी राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति अंतिम नहीं है। ये बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति है वो अंतिम नहीं है, यानी एक बार भेज दिया और दूसरी बार भेजता है तो उसे अनुमति देनी ही पड़ती है। देखो, वीटो पावर समझा देता हूं आपको। वीटो पावर होते क्या? राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो दिए हुए हैं। देखो, एक तो होता है पूर्ण वीटो। कौन सा? पूर्ण वीटो। कौन सा वीटो है? पूर्ण वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक की अनुमति नहीं देता है तो वो क्या है? पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, यानी विधेयक पर अनुमति नहीं देता। क्या नहीं देता? अनुमति नहीं देता। ये क्या है? पूर्ण वीटो है। क्या हो गया? फिर 2 नंबर पर आता है निलंबकारी वीटो। कौन सा? निलंबकारी वीटो। नाम से ही देख लो, आप नाम से ही देख लो कि निलंबकारी वीटो मतलब विधेयक को निलंबन, यानी जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने के लिए अनुमति देने हेतु अपने पास ही प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता। क्या? कि भाई विधेयक है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो संसद में पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार हेतु संसद में भेजता है, पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है। तो ये क्या हो गया? निलंबकारी वीटो। अब आता है हमारा जेबी वीटो, गोजियाड़ो, पॉकेट वीटो जिसको बोलते हैं जेबी वीटो। अब भाई इसमें क्या होता है
कि जब राष्ट्रपति के पास संसद से अनुमोदित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उस वीटो पर न तो वह अनुमति देता और न ही पुनर्विचार के लिए भेजता, यानी अपने गोजी में डाल लेता, यानी अपने जेब में डाल लेता, उसे क्या कहते हैं, जेबी वीटो। ना तो अनुमति देता है, ठीक है, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजता है। यानी इसको अपने ही पास रख लेता है, तो वो क्या है, जेबी वीटो, यानी अपने पास रख लिया, जेबी वीटो हो गया। इस वीटो का प्रयोग एक राष्ट्रपति था जिसका नाम था तो वो अनपढ़, लेकिन नाम था उसका ज्ञानी, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा हुआ ये। इन्होंने क्या किया, 1986 में एक विधेयक था, भारतीय डाक विधेयक। कौन सा, भारतीय डाक विधेयक। भाई अनपढ़ था, पढ़ना इसे आया नहीं, तो क्या किया, करे क्या, वापिस भेज दे तो पास कर देंगे, तो क्या किया इसने, अपने जेब में ही डाल लिया। क्या किया इसने, अपने ही जेब में डाल लिया। अब बात आती है अनुच्छेद 368। सबको पता है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयक है। क्या है, संशोधन विधेयक है। सबको पता है कि 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक का वर्णन किया गया, ठीक है ना। ये विधेयक यदि संसद द्वारा पारित होने के बाद यदि राष्ट्रपति को अनुमोदित के, पहली बात तो ये कि ये निषेधाधिकार का प्रयोग होता ही नहीं। इस पर जो संविधान संशोधन विधेयक है, राष्ट्रपति इस पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो धन विधेयक, ठीक है, और एक संविधान संशोधन विधेयक है, इन पर अपनी वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखेंगे हम इनकी न्यायिक शक्तियां। क्या, न्यायिक शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां में आखिरी बची है न्यायिक शक्तियां, वो देख लेते हैं कि न्यायिक शक्तियों के बारे में, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं तो उसमें न्यायिक शक्तियां क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। हमको क्या पढ़ना है, इनकी न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां मतलब न्याय से संबंधित। तो न्यायिक शक्तियों में देखो, पहली बात तो ये अनुच्छेद वो तो साथ में आ जाएंगे। एक तो उच्च न्यायालय, कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय, के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। एक तो ये न्यायिक शक्तियों में अंतर्गत है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 72, अनवांटेड 72 का नाम सुना है कभी, अनवांटेड 72 ही है ये, मान लो। अनुच्छेद 72 के तहत यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दंड दे दिया, यानी दंड दे दिया, तो उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, यानी क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। दोषी पाए गए व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोष पाया गया व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है, मृत्यु दंड को भी कम कर सकता है, या उसे स्वतः ही स्थगित भी कर सकता है अनुच्छेद 72 के अनुसार। ये हो गई इसकी न्यायिक शक्ति। अब हम देखें अनुच्छेद, न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 तो किशोरियों का फेवरेट है, किशोर और किशोरों का तो भाई 143 है, वो किशोर अवस्था है, इनका फेवरेट है भाई,
है कि नहीं। अनुच्छेद 143 देखो, राष्ट्रपति किसी भी वैधानिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को परामर्श प्राप्त कर सकता। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान लीजिए देश की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी जो विधि यानी वैधानिक, जिसका संबंध वैधानिक है, ठीक है ना, उससे संबंधित वह उच्चतम न्यायालय से, किससे, उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। क्या? परामर्श प्राप्त कर सकता है। यानी कोई महत्वपूर्ण, जैसे मान लीजिए बाबरी मस्जिद, पहले बाबरी मस्जिद पर कोई मंदिर था या नहीं था, इस पर राष्ट्रपति ने क्या किया भाई, परामर्श मांगा उच्चतम न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, मना कर दिया। भाई उच्चतम न्यायालय पर आधारित है वो, तो अगर सलाह मांग रहा है उसे परामर्श दे या न दे, ये उस पर है। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, मैंने एकदम शॉर्ट रूप में बताने की कोशिश की है। तो ध्यान रहे, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है, वो पहले वीडियो में मैंने बताया नहीं। राष्ट्रपति का वेतन सबसे ज़्यादा होता है देश में, 5 लाख होता है, और 5 लाख इस पर टैक्स और नहीं लगता। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा जोर देंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो ज़्यादातर आपातकालीन शक्तियों के बारे में ही पूछा जाता है, तो उनको थोड़ा जोर करके पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना, कमेंट करने से अच्छा लगता है हमें। और दूसरी बात, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।